सो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय गुरु जी टू ऑल। आज हमारा केपी का सेशन है और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि मुझे लगे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, बिकॉज सभी कैमरास ऑफ हैं, नो वन इज विजिबल। बिकॉज इफ यू आर कमिंग टू टेक समथिंग, तो इतना एनर्जी एक्सचेंज तो बनता है कि आप अपना कैमरास ऑन करके रखिए। चलिए, अभी बहुत कम लोग हैं, फिर भी लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग यू कैन प्रे टू योर गॉड, क्योंकि जब भी आप डिवाइन नॉलेज कोई भी गेन करते हो तो आपको जो है ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी ऑकल्ट की मोडालिटी हो, कोई भी ऑकल्ट का जो फील्ड हो जहाँ पर आप एंटर करना चाहते हो, वो विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग नहीं हो सकता। आप ऑकल्ट को चूज नहीं करते हो, ऑकल्ट आपको चूज करता है। सो आई विल टेक 1 मिनट। आप भी अपना लिख सकते हैं, अपने गुरु को याद कर सकते हैं, गणेश जी को याद कर सकते हैं, ज्ञान के देवता, विघ्नहर्ता और माँ सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं ताकि हमें ज्ञान मिले। और जब हम इस ज्ञान को अप्लाई करें तो वो सब जो है वो हमारी वाक सिद्धि हो, हम जो बोले, जो भी किसी को बताएं वो हमारा सच भी हो। तो लेट्स गिव 1 मिनट टू एवरीवन। तो आप लोग अपने एंड पे अपनी तरीके से प्रे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कनेक्ट हुए हैं टू नो अबाउट द केपी एस्ट्रोलॉजी। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एज सच एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन टूल, इज अ डिवाइन साइंस दैट हेल्प्स यू टू नो अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने पुराने जन्मों में क्या किया था, बिकॉज हम जब हिंदू एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जब हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वी बिलीव कि हमारा जो है वो पास्ट लाइफ भी होता है। क्योंकि जब हमारा बर्थ होता है, हमारा जो कुंडली है, जो बर्थ चार्ट है, जो हॉरोस्कोप है हमारा, उसी दिन क्रिएट होता है, जिस टाइम पे हमारा, जिस डेट पे हमारा बर्थ होता है, जिस टाइम पर होता है और जिस प्लेस पे होता है। तो जो भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं वो सब चीजें जो है हम लेकर अपना जो है हमारा हॉरोस्कोप उस टाइम पे क्रिएट होता है, जिस टाइम पे अभी हमने जस्ट इस लाइफ में एंटर किया होता है। और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है जिसका हम कहें कि इस चीज का हमें जो है वो फल मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ सिस्टम है और हमारी एस्ट्रोलॉजी इस चीज को जो है आप कह लो कि प्रिसाइजली जो है वो इसको मानती है कि हमारा जो है बहुत पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास होते हैं, जिनको पे ऑफ करने के लिए हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ लेते हैं। और जो हमने पिछले जन्मों में जो किया होता है उसका जो अच्छा और बुरा होता है, उसी का एक रिपोर्ट कार्ड हमें जो है बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के रूप में हमें इस जन्म में मिलता है, एट द वेरी टाइम जब हमारा बर्थ होता है। तो उस टाइम पे तो कोई भी ऐसा कंडक्ट हमने नहीं किया होता, कोई भी ऐसा डीड नहीं किया होता जिसका हम सोचे कि इसकी वजह से शायद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, या इसकी वजह से हमने जो है वो लाइफ को बहुत एंजॉय किया। तो वो जो हमें डीड्स मिलते हैं, जो हमें कर्मास मिलते हैं, जिनका हमें पे ऑफ करना होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो है पिछले जन्मा से कनेक्टेड होते हैं। तो हम जो है जिस टाइम पे बर्थ होता है, ना सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ को जान सकते हैं, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट ये बहुत इजीली बता सकता है कि आप पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके इस जन्म में एंटर हुए हैं, या आपने कुछ बुरा किया था जिसकी बहुत ज्यादा सफरिंग लेकर आप इस बर्थ में आए हो। तो एक तो हमें जो है जो भी डिवाइन से हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मैं उसी पर ही रहूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी हमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के बारे में भी बताता है। और हमने जिस टाइम पे बर्थ लिया उसी टाइम पे अगर हम रीडिंग करना चाहें तो हम अपना टिल डेथ अपनी पूरी लाइफ को जो है रीड कर सकते हैं विद द बर्थ चार्ट, विद द हॉरोस्कोप, जिस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ है।
तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो ना सिर्फ पास्ट प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर हर तरह की गाइडेंस आपको देता है। आपको अपने लाइफ को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अलाइन करने में हेल्प करता है। अगर आपसे कुछ मिसडीड्स हुए हैं उनको बेटर करके अपना नेक्स्ट बर्थ ठीक करने के लिए भी आपको जो है गाइडेंस देता है। तो इन ऑल हम कह सकते हैं कि जैसे सबने सुना होगा ज्योतिष, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ज्योतिष जो है वो टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से डराइव हुआ है। एक है ज्योति और दूसरा है ईश। ज्योति मीन्स की एक लाइट, प्रकाश, और ईश्वर यानी कि डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप कहना चाहें। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा ऑकल्ट का फील्ड है, ये ब्लेस्ड बाय डिवाइन ही है। जब तक वो नहीं चाहते हम लोग इस फील्ड में नहीं एंटर कर पाते, हमें चीजें समझ में नहीं आती। क्योंकि इनको जो है वो पराविद्या कहा जाता है, सीक्रेट नॉलेजेस कहा जाता है, जिसको सीखने और समझने के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और आप कह सकते हो बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी एक वर्ड है ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप कह सकते हो कि ज्योतिष को लर्न करने का, प्रिडिक्शन करने का, क्योंकि नॉर्मली हम जो है अपनी लाइफ का मैप रेडी करने के लिए जो है एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक द जीपीएस सिस्टम, जब आप जीपीएस सिस्टम ऑन करते हो, आप अपने घर से ही अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता होता आपने कहाँ जाना, अननोन डेस्टिनेशन पर जाना है आपने। आप अपना वहां पर डेस्टिनेशन भरते हो, आपको जो है पूरा आपका डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना आपको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, रास्ते में कहाँ पर आपको रोड ब्लॉकेजेस मिलेंगी, कहाँ पर आपके साथ आप कह लो कि कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, और कहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा, कहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, कहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। इवन अगर किसी को मेडिसिन की जरूरत है, कहाँ पर मेडिसिन मिल जाएगी, आपको जो है वो पूरा डिटेल में आपको जो है वो बताता जाता है, और आप बहुत सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी सेम वे में काम करता है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जो जिसका जन्म हुआ है उसको जो है इस दुनिया से जाना है, वी नो, वो अटल सत्य है, वो कभी बदलेगा नहीं। तो जो हमारी बर्थ से जर्नी स्टार्ट होती है टिल डेथ की जर्नी जो है वो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपना कोई भी आप मोडालिटी पकड़ लो, उससे डिकोड कर सकते हो कि लाइफ में क्या क्या कब कब हो सकता है। कब आप अच्छा करोगे एजुकेशन में, कब आप करियर में अच्छा करोगे, कब मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। ये गाइडेंस जो है आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलता रहता है। सबसे पहले जो है अगर हम कहें, जिसको हम द अल्टीमेट एक ग्रंथ आप कह लो, एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर कह लो एस्ट्रोलॉजी का, जिसको बृहत पराशर होरा शास्त्र कहते हैं, जो महर्षि पराशर जी ने लिखा था, उसमें उन्होंने इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है कि आपको कहा जाता है कि जन्म जो है वो कम पड़ जाते हैं, आपकी एक लाइफ जो है वो कम पड़ जाती है उनकी दी हुई चीजों को सीखने में। हालांकि ये नहीं है कि वहां पर प्रिडिक्शन नहीं होती या आप किसी एक प्रिडिक्शन पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी वहां पर इतने ज्यादा फॉर्मूलाज, इतने ज्यादा आप कह लो सूत्रा रहते हैं, इतनी ज्यादा टेक्निक्स रहती हैं जिनको सीखना, याद रखना हर किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी जो हमारा जो एक वास्ट जो सब्जेक्ट है, जिसको ओशियन ऑफ द नॉलेज आप कह सकते हो, जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है, जिसको हम मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज कहते हैं, हर ब्रांच जो है उसी एस्ट्रोलॉजी में से निकली है। इवन अगर जो हम आज की डेट की जो मोडालिटीज हैं, जैसे आपका टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है आपका, इवन पामिस्ट्री जो है वो भी जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी से ही निकली हुई सारी ब्रांचेज है। तो हमने कहा कि वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत वास्ट है, उसमें आपको प्रिडिक्शन करने के लिए, एक प्रिडिक्शन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जब हमारे रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स, जो हमारे ग्रेट नोन, जो आप कह लो इस फील्ड के जो बड़े लोग रहे, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस करी, उन्होंने ये चीज पाया कि ठीक है, बृहत प्राशर होरा शास्त्र जो बीपीएचएस है, उसमें हर चीज जो है वो डिटेल में दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है कि आप जो है वो एक डेफिनेट प्रिडिक्शन नहीं दे पाते, यस और नो नहीं बोल पाते कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा, वो चीज नहीं बोल पाते।
तो यही जो एक लिमिटेशन, नॉट ओनली लिमिटेशन नहीं, मैं इसको कहूंगी जो इसका एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि वो रहा, कि हमारे जो वेरियस एस्ट्रोलॉजर्स जो रहे, उन्होंने नई टेक्निक्स फाइंड करी, नई ब्रांचेस फाइंड करी, जिससे कि प्रिडिक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लेमन की बात करें, जो नॉर्मल लोग जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हो सकता है, वो कौन सा फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी एजुकेशन ले सकते हैं, मैरिड लाइफ में पार्टनर कैसा होगा, मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी नहीं, अगर नहीं अच्छी चल रही तो उसको ठीक कैसे किया जाए, फॉरेन सेटल होना है उसके लिए अपना चार्ट देखना चाहते हैं कि क्या जा पाएंगे कि नहीं। तो हम जो है वो प्रिडिक्टिव एक टूल चाहते हैं कि कुछ प्रिडिक्शन जो है एक्यूरेट हमें जो पिन पॉइंटेडली मिल सके, वैसा कुछ टेक्निक चाहिए। तो ऐसा ही जो है हमारे प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जी ने इन सबको पढ़ने के बाद ये जाना कि वो जो प्रेडिक्शन करते हैं इतनी नॉलेज लेने के बाद, क्योंकि उन्होंने भी, जो आप कह सकते हो कि हमारी प्राचीन एस्ट्रोलॉजी जो है, जो हमने कहा कि मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस और एस्ट्रोलॉजीज है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने उसका ये बहुत रिसर्च करी, उनके ऊपर बहुत स्टडी करी। इवन उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो की जाती है उसको भी बहुत डीपली स्टडी किया। लेकिन उनको लगा कि कुछ ऐसा है जो आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आप उस जो जानना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली नहीं पता कर पा रहे हो। तो उसी के लिए उन्होंने द बेस्ट पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम प्राची एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और बेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों को कंपाइल करके हमारे लिए एक सिस्टम बनाया, जिसे हम उनके जाने के बाद केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। हालांकि जब वो थे तो एस्ट्रोलॉजी ही बोलते थे, वो अपनी जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स करी थी। लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो उनकी जो दी गई टेक्निक्स, जो रूल्स दिए गए थे, उसको उन्होंने सबने केपी एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया। तो आज हम जो है वो जानने वाले हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं, वो वैदिक या प्राचीन एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, और उसके क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, जिससे सीख कर हम जो है आगे प्रिडिक्शन करने में, दूसरों को टाइमिंग बताने में कि उनकी लाइफ में कोई भी इवेंट जो है वो कब हो सकता है, वो कैसे सीख सकते हैं, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद आवर पीपीटी। आई होप सबको मेरी पीपीटी नजर आ रही है। इज इट विजिबल? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स। क्या मेरी पीपीटी सबको नजर आ रही है? ओके, थैंक यू नमन जी। सब लोग सीखने आए हैं तो प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं शायद बोर कर रही हूँ आपको। तो प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव जरूर रहिएगा। तो हमने जैसे कहा कि केपी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करने वाले हैं, और ये एक यूनिक सिस्टम है। जस्ट मिनट। सुचित्रा राव जी, यस, नमन जैन जी, केपी। नमन जी, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो, केपी? आप अनम्यूट करिए जरा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी से ये केपी आगे मतलब। अभी हमें, मैंने ये चीज आपको बताई कि कृष्णा मूर्ति जी ने जो टेक्निक्स दी, जो रूल्स दिए, जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज दिए, उसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कृष्णा मूर्ति पद्धति इसको बोला जाता है। तो ओके। जो उन्होंने सेट ऑफ रूल्स जो बनाए हमें प्रेडिक्शन के लिए जो दिए, उसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। गॉट इट? तो हमने कहा कि केपी एस्ट्रोलॉजी एक यूनिक सिस्टम है, अपने आप में एक फुलफिल्ड, मतलब पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम है, जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोमिसेस को चेक कर सकते हो कि आप अपनी डेस्टिनी में क्या लिखवा कर आए हो,
उनके जो रिजल्ट होंगे, जो उनके प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो कब कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, वो सारे जो है इसमें बहुत बहुत प्रिसाइजली आप जो है वो जान सकते हो। तो ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो भी, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी ने अपनी प्राशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर से ही जो जो बहुत उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बेस्ट थी उनको जो है वो ड्राइव किया और एक अलग से फॉर्मूला बनाया जिसको कहा जाएगा केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसके बेस पे हम सीखने वाले हैं कि कैसे जो है प्रेडिक्शन करना बहुत इजी रहने वाला है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी को हम जो है अपने वेदास, जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, उनके जो सिक्स्थ अंग इसको कहा जाता है, वेदांग बोला जाता है। तो जो सिक्स्थ अंग है हमारे वेदास का, वो एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है। और जो मैंने आपको बताया कि ये डिवाइन साइंस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बताती है। और मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंस है प्रेशरी एस्ट्रोलॉजी, ये भी हमने बात करी। और बहुत सारे सिस्टम जो है वो प्राशी एस्ट्रोलॉजी से ही निकल कर आए हैं, जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी आज हम जो करने वाले हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, ये सब जो है आप कह सकते हो कुछ ना कुछ जो है प्राशरी एस्ट्रोलॉजी से ही लेकर निकले हैं। तो सबका जो बेस है वो प्राशरी एस्ट्रोलॉजी ही है। और जैसा हमने कहा कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की, जो साउथ के वेल रिनाउंड जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने इस सिस्टम को जो है ड्राइव किया, जिसको फॉर प्रिसाइज प्रिडिक्टिव सिस्टम के लिए, कि उन्हें लगता था कि कोई ऐसी चीज है कि जो हमें क्योंकि वो जब उन्होंने अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत अच्छे से प्राची एस्ट्रोलॉजी को सीखा, और जब उन्होंने प्रिडिक्शन करी तो देखा कि कुछ चार्ट्स पे काम करती है, कुछ पे नहीं करती है। तो उन्होंने उसको फिर रिसर्च किया कि एक्चुअली में ऐसा क्या है जो जो कोई आप कह लो कि डिफेक्ट आ जाता है हमारी प्रेडिक्शन में, और क्या ऐसा किया जाए जिससे कि एक एक सेट ऑफ फॉर्मूला बन जाए जो कि एग्जैक्टली काम करे, पिन पॉइंटेडली काम करे और सबके लिए एक जैसा काम करे। तो उसी को उन्होंने ड्राइव किया बाय रिफाइनिंग स्टेलर एस्ट्रोलॉजी विद कंसेप्ट ऑफ सबलॉट। जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो सबलॉट थ्योरी पर बेस्ड है, और प्लेसिडेस हाउस सिस्टम पर। कि हमारा प्राशी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि राशि और जो हाउसेस रहते हैं वो सेम डिग्रीज के रहते हैं, और मध्य भाव आरंभ जो है वहां पर लिया जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि प्लैनेट जो है वो मूव नहीं होते, जहां है वहीं रहते हैं। लेकिन जब हम केपी सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हाउसेस है वो छोटे बड़े हो सकते हैं, और उसकी बेसिस पर हमारे प्लैनेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और उसी के बेस पे हमारी जो है प्रिडिक्शन जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, हम हर चीज को जो है वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कि ताकि हर कोई अपने आप से रिलेट कर पाए, समझ पाए कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। और जैसा मैंने कहा, उन्होंने ब्लेंड किया प्राची और वेस्टर्न टेक्निक्स को, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि किसी भी इवेंट, इवेंट क्या होता है, लाइक अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें आपका वो रहता है कि क्लियर होगा कि नहीं, वो एक इवेंट है। आपकी मैरिज होनी है, हो नहीं रही होगी, वो जो एक टॉपिक है वो इवेंट है। आपका हेल्थ का इशू चल रहा है, आप कब ठीक होगे, वो एक इवेंट है। आप बीमार कब हुए, वो एक इवेंट है। तो हर इवेंट को टाइमिंग करना प्रिसाइजली और एक्यूरेटली, कि हमें जो है एग्जैक्टली exactly पता चल पाए कि कब ये चीज़ होने वाली है, कब ये प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, कब ये अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो उन्होंने जो है प्राशरी और वेस्टर्न टेक्निक्स को के एस कृष्णमूर्ति जी ने ब्लेंड किया और हमें केपी सिस्टम जो है वो दिया। केपी एस्ट्रोलॉजी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज के टाइम में बहुत इजी है ये लर्न करना, और बहुत इजी है अप्लाई करना। कि अब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप ये चीज मेरे साथ समझ पाओगे कि बहुत सिंपल है। अभी तो हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझने के लिए करेंगे, लेकिन जब आप किसी को प्रिडिक्शन देना शुरू करोगे, क्योंकि पहले के टाइम में चीजें मैनुअल की जाती थी, आजकल आपके पास सॉफ्टवेयर है, हर चीज आपके लिए रेडी है।
आपको सिर्फ रीड करना आना चाहिए कि कैसे करना है। और कहीं ना कहीं आप ये भी समझ के चलिए केपी एस्ट्रोलॉजी नंबर बेस्ड है, कि आपको जो है कुछ नंबरिंग देखकर ही प्रेडिक्शन करना जो रहेगा, जो कि बहुत ही इजी होने वाली है। और साथ ही साथ ये जो सिस्टम बनाया गया है केपी सिस्टम का, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके का है और वेरी वेल डिफाइंड। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम प्राशी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उसमें अगर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो हर किसी का अपना कुंडली देखने का एक तरीका रहता है। कुछ लोग जो है आपका लगन कुंडली, जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं, उसी को देखकर सारी प्रेडिक्शन कर देते हैं। कुछ लोग D1 के साथ D9 को भी चेक करते हैं कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ देख लें, या उसका ओवरऑल जो लाइफ का पैटर्न रहेगा वो देख लें, या अगर कोई मैरिज के लिए गया तब उसको देख लें। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे वेरियस चार्ट्स भी होते हैं, और कुछ लोग उसको भी देखते हैं। जैसे अगर मान लो कोई आपका जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई एजुकेशन के लिए गया है, तो उनको D1 से नहीं दिख रहा है, D9 से क्लियर नहीं हुआ, फिर वो D24 पर जाते हैं। मैं अभी आपको सब चीजें जो है दिखाऊंगी। उसके ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि क्या वहां पर जो भी उनको दिखाई दे रहा है वो सच है कि नहीं है। फिर उनको ग्रहों के बल देखने हैं, भाव के बल देखने हैं, हाउसेस की स्ट्रेंथ और प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखनी है, कि क्या काम करेगी कि नहीं करेगी। चलित पे चले जाते हैं कि क्या उसमें कोई वेरिएशन आ रही है। कुछ लोग जो है अष्टक वर्गा को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पर देखते हैं। तो हर किसी का जो है वो आप कह लोगे कि प्रिडिक्शन करने का अलग तरीका होगा। अगर आप अपना ही चार्ट जो है वो मान लीजिए 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा रहे हो, तो आपको लगेगा किसी की भी प्रिडिक्शन एक दूसरे से नहीं मैच कर रही है। आपको कहीं ना कहीं ये भी डाउट होने लग जाता है कि डज एस्ट्रोलॉजी वर्क, कि कुछ ऐसा है भी कि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। कोई कह रहा है मैरिज हो सकती है, कोई कह रहा है मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि वहां पर जो है एक पैटर्न नहीं है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं है कि कौन क्या बोलेगा। हर कोई अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है प्रिडिक्शन करता है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णामूर्ति जी ने एक सिस्टमैटिक वे दिया है। उससे जब सीखने के बाद 10 लोग भी अगर प्रिडिक्शन करेंगे, तो वो भी सेम प्रिडिक्शन ही कर पाएंगे जो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया होगा। क्योंकि वहां पर हमारे पास आप कह लो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया हो, उसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करनी है। और इतनी इजी प्रिडिक्शन है, आप कह सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो 2 मिनट में आप जो है सामने वाले को उसकी लाइफ के बारे में बहुत इजीली बता पाओगे। अब जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ डिफरेंसेस है प्राशरी एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो अगर वो हम समझना चाहें, तो यहाँ पर हमारे हाउसेस रहते हैं, जिनकी बेसिस पे डिफरेंस आता है, प्लैनेट्स की बेसिस पे डिफरेंस आता है, कुछ योगाज रहते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, तो हम उनके लिए जो है पहले इस चीज पे काम करते हैं कि पहले हम जो है राशियां बताते हैं, कि हमारे पास 12 राशियां होती हैं। हर कोई जानता है कि अपनी राशि के लिए सब लोग कंसर्न रहते हैं। हमारा राशि फल देखना है कि मेरी राशि में आज क्या है, तो सबको राशि का जो है वो पता है। कोई ऐसा है जिसको राशि के बारे में नहीं मालूम हो? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सब लोग जानते हैं कि राशि होती है, आपकी अपनी राशि होती है। आई बिलीव सबको पता होना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम हो राशि क्या होती है? शिवानी जी को मालूम है, नमन जी को मालूम है। तो आई बिलीव को सबको पता होता है। तो हमारे लिए जो एस्ट्रोलॉजी में ये जो राशियां हैं, प्लैनेट्स हैं, हाउसेस हैं, ये आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी करोगे उसमें ये सब चीजें जो है वो सेम ही रहती हैं। क्योंकि ये जो है वो आप कह लो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो हमारे स्पेस में चीजें जो चल रही हैं, जिनके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी की जाती है, तो ये सबके लिए जो है वो सेम रहने वाली हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं डिफरेंसेस बताऊंगी राशियों का, प्लैनेट्स का, तो सबको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए हम पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे पास 12 राशियां हैं, जिसके नाम है एरीज, जिसको हम हिंदी में मेष कहते हैं, और इसको नंबर जो मिला है 1। जब भी हम कहीं पे भी अपने हॉरोस्कोप में, अपनी कुंडली में 1 नंबर लिखा देखेंगे, तो हम ये समझ जाते हैं कि वहां एरीज राशि की बात हो रही है। एरीज राशि मेष को रिप्रेजेंट करेगी, और टॉरस वृषभ को, जिसका 2 नंबर रहेगा। जेमिनी हिंदी में मिथुन बोलेंगे इसको।
उसका 3 नंबर है। कैंसर यानी कि कर्क राशि हिंदी में बोलेंगे और 4 नंबर होगा उसका। 5 नंबर लियो राशि का है, जिसको हिंदी में सिंह या सिंह बोला जाता है। 6 नंबर वर्गो साइन का है, यानी कि कन्या राशि। 7 नंबर लिब्रा यानी कि तुला राशि। 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। 9 नंबर साजिटेरियस यानी कि धनु राशि। 10 नंबर कैप्रिकॉन साइन यानी कि मकर राशि। 11 एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। 12 हमारी पाइसिस यानी कि मीन राशि। तो ये जो नंबर्स हैं ये इनको अलॉटेड हैं, तो जब भी हम इन नंबर्स को देखते हैं तो हमें जो है राशियों के नाम जो है वो पता चल जाते हैं कि ये वाली राशि वहां पर काम कर रही है। कैसे करेगी वो हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। उसके बाद हमारे पास 7 प्लैनेट्स रहते हैं, जो इनको हम विजिबली देख सकते हैं, आंखों से जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। ये हमारा जो है सोलर सिस्टम है। सब लोगों ने आई होप अपनी एलिमेंट्री स्कूलिंग में जो है ये चीजें देखी होंगी कि हम सोलर सिस्टम की बात करते थे, हम सन के आसपास हम ये डायग्राम्स को भी बनाते थे, जिनमें प्लैनेट जो हैं वो उस सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मरकरी दिख रहा है, वीनस दिख रहा है, मार्स दिख रहा है, जुपिटर दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है। तो ये हमें विजिबल है, हमारे पास इनकी पिक्चर्स है, हम इनको आंखों से देख सकते हैं। तो वही हमारे पास जो है 7 प्लैनेट्स हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें सन है जिसको सूर्य बोलते हैं, मून यानी कि चंद्रमा, मरकरी जो है बुध है, वीनस यानी कि शुक्र, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर गुरु ग्रह को कहा जाता है, सैटर्न शनि को कहा जाता है। तो ये 7 प्लैनेट्स जो हैं जो हमें विजिबल होते हैं। और दूसरे 2 प्लैनेट है राहु और केतु, जिनको शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है, छाया ग्रह कहा जाता है। लेकिन ये भी इन्हीं प्लैनेट की तरह दिखाई तो नहीं देते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। अब ये जो हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं, इनको इन राशियों की ओनरशिप दी गई है कि यही प्लैनेट जो है इनको ओन करते हैं, इनको गवर्न करते हैं। ये राशियां इन प्लैनेट के बेसिस पर वर्क करती हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि एरीज और हमारा स्कॉर्पियो 1 नंबर और 8 नंबर जो है वो मार्स से रूल है। मार्स इनको जो है गवर्न करते हैं, चलाते हैं। टॉरस और हमारा लिब्रा जो है, दो जो साइंस हैं हमारे, वो वीनस के साइन हैं, यानी कि शुक्र जो है इनके ओनर है, इनके स्वामी हैं। तीसरे हमारी जेमिनी और वर्गो जो है इसको मरकरी रूल करते हैं, यानी कि बुध ग्रह। 4 नंबर जो है वो हमारा कैंसर है, जिसको मून रूल करते हैं। 5 नंबर हमारा लियो है, जिसको सन रूल करते हैं। एंड देन सैजिटेरियस और पाइसिस जो 2 साइन हैं वो जुपिटर से गवर्न होते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस जो है वो सैटर्न से गवर्न होते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं इन राशियों के लॉर्डशिप इनको मिली हुई है। अगर मान लो कि कोई पोस्ट है, उसके ऊपर बैठेगा कौन, वो ये प्लैनेट्स हैं, ये हमारी पोस्ट है, ये इनको वर्किंग जो आप कह सकते हो कि पर्सन जो बैठता है वो ये प्लैनेट्स बैठते, वर्किंग इन्हीं प्लैनेट्स की वजह से होती है। राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, इनको हमारी राशियों में जगह नहीं मिली है। लेकिन हाँ, हम जब राशियों के बाद नक्षत्रों की बात करते हैं तो राहु केतु को नक्षत्रांश जो हैं वो मिले हुए हैं। तो ये तो हमारी राशि और ग्रह हैं जिसके बेसिस पर हम डिफरेंस देखने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमारा एक बर्थ चार्ट रहता है। हर कुंडली, हर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक ये सेट ऑफ आपका जो बर्थ चार्ट रहेगा सेम इसी तरह से दिखता है। ये नॉर्थ इंडियन बर्थ स्टाइल है, ये नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर जो आपको नंबरिंग दिख रही है ये हाउस नंबर बताए गए हैं। हालांकि हमारे हॉरोस्कोप में कभी नंबर्स नहीं लिखे जाते, हाउसेस के जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो राशियों के लिखे जाते हैं, जो जस्ट अभी हमने देखी। यहाँ पर हमने आपको बताने के लिए कि ये वाला जो है हमारा फर्स्ट हाउस है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारी कुंडली की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहती है, तो हम फर्स्ट हाउस से सेकंड में मूव करते हैं, सेकंड से थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12, 12 के बाद फिर से 1 में। इस तरह की मूवमेंट से हमारी कुंडली वर्क करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्टेशनड है, हर चीज जो है वो मूवमेंट पे है।
तो इसी तरह से जो हमारी कुंडली है, वो स्टेशनड कुंडली वो रहती है, स्टैटिक कुंडली वो रहती है जो हमें बर्थ के टाइम पर मिल जाती है, कि हमारा इस टाइम पे बर्थ हुआ, उस टाइम पे जो कुंडली बनी वो हमारी हमेशा स्टैटिक रहती है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम देखते हैं, कुछ भी चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं रहती, हर चीज़ मूवमेंट पे रहती है, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पर जो है वो मूवमेंट देखते हैं। अब हमने कहा कि ये हाउसेस हैं, और ये हाउसेस जो हैं वो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी ढूंढना चाहते हो, किसी भी, इवन आप किसी भी रिलेटिव के बारे में जानना चाहते हो, आप इस कुंडली के अंदर से ही सब चीजें ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये अभी हम देख रहे हैं, तो ये भी बात कर लेते हैं कि ये हाउसेस जो हैं वो क्या बताते हैं। जो फर्स्ट हाउस रहता है वो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फिजिक कैसी है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारी लॉन्जिविटी कैसी रहेगी, ये हम जो है वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। क्योंकि जो हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है वो हाउस बेस्ड ज्यादा है। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या प्राची एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वहां पर राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वहां पर प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस जो है वो प्रोमिनेंटली काम करते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ हाउसेस को हम कनेक्ट करके जो है इवेंट जो निकालेंगे, प्रोमिसेस निकालेंगे, वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो हमने कहा फर्स्ट जो है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपका बर्थ हुआ, आपको फैमिली मिलती है, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको फाइनेंसेस मिलते हैं, जो सेकेंड हाउस से देखे जाते हैं। उसके बाद आपको यंगर सिबलिंग्स मिल सकते हैं, आपके एफर्ट्स लगने शुरू होते हैं, आप चलना फिरना सीखना शुरू करते हो, तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव होता है, कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट होती है। इवन शॉर्ट ट्रेवल्स जो है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर की लाइफ कैसी गई, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहा, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टीज को, आपके व्हीकल्स को, जो चीज आपको सुख देती है, वो सब जो है यहाँ से देखी जाती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मदर से पहले एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, और हमारी जो इनिशियल जो एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन तक की रहेगी, वो हम यहीं से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम अपना प्रोजनी देखते हैं, चाइल्ड बर्थ होगा कि कैसा होगा, वो सब बातें जो है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का है, एंड इवन आप कह सकते हो कि फिफ्थ हाउस जो है वो लव लाइफ का भी है, कि लव अफेयर्स भी जो है आपके यहीं से देखे जाते हैं। क्योंकि आज हम मैरिज का टॉपिक करेंगे, तो इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने हाउसेस की बहुत ही आप कह सकते हो कि छोटी डिस्क्रिप्शन दी है, टू द पॉइंट की चीजें जो है वो आज समझ में आ जाए। नहीं तो जब हम क्लास करेंगे तो आपको जो है वो बहुत डिटेल में जो है इसके बारे में बताया जाएगा। हर हाउस जो है बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ के बाद हम सिक्स हाउस में आते हैं। डिजीज, डेथ्स एंड लिटिगेशन इस हाउस से देखी जाती हैं, जॉब इस हाउस से देखी जाती है, आपका कंपटीशन इस हाउस से देखा जाता है। जो लोग जॉब नहीं करते वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस इस हाउस से देखा जाता है। प्रोमिनेंटली ये हाउस जो है वो मैरिज का है, स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है। जो भी लीगल पार्टनरशिप्स होती हैं, वो चाहे बिजनेस की हो चाहे मैरिज की हो, वो यहाँ से देखी जाती हैं। एट्थ हाउस आपकी ऑब्स्टेकल्स का है, प्रॉब्लम्स का है, क्रोनिक डिजीजेस का है, एक्सीडेंट्स का है। क्योंकि यहाँ पर 8 एंड 12 को प्रॉब्लमेटिक हाउस जो है वो माना जाता है। हालांकि सिक्स को भी माना जाता है, लेकिन सिक्स फिर भी यहाँ पर जो है फाइनेंस के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है, तो 8 एंड 12 जो है थोड़े प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं। हालांकि आपका सडन लॉस एंड गेन्स भी यहीं से देखा जाता है। इन लॉस का हाउस भी यही माना जाता है। अदर पीपल मनी भी यही हाउस है, तो जिन लोगों को सडन लॉस या गेन होना, लाइक किसी को इनहेरिटेंस मिल गई, किसी का लॉटरी निकल आया, ऐसी चीजें भी जो है एट्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। नाइन्थ हाउस से हम फादर को, अपनी हायर लर्निंग को, अपनी लॉन्ग ट्रैवल को देखते हैं, जब हम नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का है, हमारे स्टेटस का है, कि हम सोसाइटी में कितना पावरफुल हो पाएंगे, क्या हमारा स्टेटस बनेगा, हमारे को कितनी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, वो हम टेंथ हाउस से देखेंगे। इलेवेंथ हाउस हमारे गेम्स को बताता है, हमारी डिजायर फुलफिलमेंट्स को बताता है, कि कितनी डिजायर्स हमारी फुलफिल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, हमको गेन्स होंगे कि नहीं होंगे, वो हमारा इलेवेंथ हाउस बताता है।
ट्वेल्थ हाउस हमारे फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी जगहों पर आप अकेलापन महसूस करते हो वो आपकी ट्वेल्थ हाउस से देखी जाती है, जिसमें आप कह सकते हो प्रिजन है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, फॉरेन चले जाना। एंड इवन आपका लास्ट हाउस है तो मोक्षा को, स्पिरिचुअलिटी को भी ये वाला हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने प्रोफेशन किया, आपने अर्न किया, फिर आप क्या करोगे, एक्सपेंस ही करोगे। तो खर्चों का घर और लॉसेस का घर भी जो है वो आपका ट्वेल्थ हाउस होता है। यहाँ तक सबको चीजें समझ में आई हैं? प्लीज अपना चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलती जा रही हूँ, किसी को भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए। शोभा रानी जी ने यस लिखा है, थैंक यू। बाकी सबको समझ में आ रही है? इवन जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी बता सकते हैं, ताकि हम जो है उसके ऊपर भी काम कर सकें, कोशिश कर सके उनको भी समझाने की। जी थैंक यू लतिका जी, आपने भी थम्स अप दिया है। बाकी सब लोग नहीं देंगे? कोई कंफर्मेशन नहीं देना चाहते, यस और नो किसी भी तरह की? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कहा कि अब हम देखते हैं प्राशरी और केपी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। हिमांशु जी ने भी यस लिखा, थैंक यू सो मच। तो हमने लिखा है प्राशी में हर हाउस जो है वो इक्वल कंसीडर होता है, क्योंकि हम स्पेस को सर्कल मानते हैं। और सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज का होता है। हमारे पास 12 राशियां हैं, तो हर किसी को इक्वल डिवीजन मिली रहती है। तो आप कह सकते हो कि हर हाउस को एक राशि को एक हाउस भी मिलता है प्राशी एस्ट्रोलॉजी में। तो जो हाउस राशि की डिग्री रहती है वही हाउस को मिलती है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हर हाउस जो है वो इक्वल है। लेकिन जो हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, जो कृष्णा मूर्ति जी ने हमें दिया है, वहां पर बोला गया है कि हमारा जो स्पेस है वो सर्कल नहीं है बल्कि ओवल शेप में है, इक्लिप्टिक शेप में है, जिसमें कोई हाउस छोटा बड़ा जो है वो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वो आपका लॉजिक जो है, इसको हम डिटेल में जब हम क्लासेस करेंगे हर चीज को समझेंगे। अभी हमने बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत डिटेल में हम डिफरेंसेस भी समझने वाले हैं और हर पॉइंट को भी हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा रहता है कि हर हाउस जो है वो इक्वल नहीं रहता है। यहाँ पर जो प्राशी में रहता है वहां पर प्लैनेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज दी जाती हैं। जैसे कुछ प्लैनेट्स को कहा जाता है कि ये शुभ ग्रह है, ये अशुभ है, मैलेफिक है, कोई बेनिफिक है। किसी को कहा जाता है ये एग्जॉल्टेड है, उच्च का हो गया। किसी को कहा जाता है ये डेबिलिटेशन में है, नीच का हो गया। कोई वक्री है। तो इस बेसिस पर जो है वो प्लैनेट्स भी बहुत सारी कैटेगरीज में आ जाते हैं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और यहाँ पर जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं दी गई है। यहाँ पर हमारे जो, जैसा मैंने कहा कि ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस काम करता है। तो जो भी प्लैनेट अच्छे घरों को रिप्रेजेंट करेगा, बेनिफिशियल घरों को रिप्रेजेंट करेगा, वो अच्छा हो जाएगा, भले ही वो कैसा ही प्लैनेट हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि हमारे प्राची एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को ब्लेसिंग्स का प्लैनेट कहा जाता है। तो ये हमेशा ये माना जाता है कि जुपिटर जो है वो अच्छा ही करेंगे। और इवन अगर मैं कहूँ सैटर्न को कहा जाता है वो आपको जो बहुत टेस्ट करते हैं, डिनाइल देते हैं, डिलेज करते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट जो है उनको कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई नहीं है रूल। जैसा मैंने कहा कि जो वो प्लैनेट सिग्निफाई करेंगे वही चीज जो है वो हमारी लाइफ में होने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है कि आपका जुपिटर ही जो है आपके लिए नेगेटिव हाउसेज, जैसे मैंने अभी बताया 8 एंड 12 हाउसेज जो है वो नेगेटिव कंसिडर होते हैं। तो अगर उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर, तो बीइंग अ ब्लेसिंग प्लैनेट वो हमारे लिए बैड प्लैनेट कंसिडर हो सकता है। उसी के अलावा अगर हम कहें, जैसे अगर हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस के अकॉर्डिंग केपी में 2 6 10 जो है वो आपके फाइनेंशियली गेन के आपकी लाइफ में कितना वेल्थ होगा उसको डिनोट करते हैं। तो अगर आपका सैटर्न जो है वो 2 6 10 दे रहा है, तो बीइंग मैलेफिक, अगर हम उसको राशि के अकॉर्डिंग कहें तो उसको मैलेफिक प्लैनेट कहा जाएगा, अशुभ ग्रह कहा जाएगा। लेकिन उसको जब वो केपी में अच्छे घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें अच्छे फाइनेंसेस दे रहा है,
तो हम उसको एक ब्लेस्ड प्लैनेट ही कंसिडर करेंगे। तो हम उनको किसी भी नाम से कुछ भी कंसिडर नहीं करते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और उनके जो उनका आप कह सकते जो एटीट्यूड हमारी लाइफ में हमें दिखता है, हमारे चार्ट में दिखता है, जैसा वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके बेसिस पर उनको कंसिडर किया जाता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, ना ही हम इसमें कोई रेट्रो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि योगाज रहते हैं। आपने सुना होगा पंचग्रही योगा है, आपके गज केसरी योगा है, आपका सूर्य आदित्य योगा है, एंड बहुत सारे राज योगा और वो सब जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। और इतने राज योगा बताने के बाद सामने वाला कहता है कि मेरी लाइफ तो हेल हो रखी है, तो मेरे राज योगा काम क्यों नहीं कर रहे। तो हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी में भी कोई ऐसा योगा की बात नहीं होती, क्योंकि वहां पर आप कह सकते हो कि एक सिस्टमैटिक सिस्टम नहीं है जो ये बता सके कि अगर योगा है क्यों नहीं काम कर रहे, कैसे काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसको आप जितना एक्सप्लोर करते जाओगे उतना ही नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रिडिक्शन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि हाँ अगर योगा है तो क्या बता रहा है, क्या मिलेगा, कब मिलेगा। वो चीज वहां पर जो है फाइंड आउट करना मुश्किल रहता है। उसके बाद मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था डिविजनल चार्ट का, कि जो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कितनी चीजों को देखने के बाद करते हैं। तो ऐसा हमारा जो है कोई डिविजनल चार्ट जो है केपी सिस्टम में नहीं रहता। हम सिर्फ लग्न चार्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और हमारा केपी चार्ट के ऊपर हम काम करते हैं, और हम किसी चार्ट को नहीं देखते हैं। हमारे अभी हमने बहुत कम पॉइंट्स आपको दिए हैं, जब हम डिटेल में करेंगे आप देखोगे कितना डिफरेंस आता है। और इतने सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करने में, याद रखने में आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जबकि केपी जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है, फास्ट एंड एक्यूरेट है, इजी टू लर्न है। तो बहुत इजीली आप इससे प्रिडिक्शन कर पाओगे। आप अपना आप कह सकते हो अच्छे से समझकर बहुत जल्दी से आप जो है पिन पॉइंटेडली किसी को जो भी बताना हो, अपनी लाइफ के बारे में जो भी जानना हो वो जान सकते हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि जो मैंने अभी बात करी डिविजनल चार्ट की, लेट्स क्रिएट अ रैंडम चार्ट। कोई भी हम आज का टाइम लेकर एक चार्ट बनाते हैं। तो हमने ये कहा ये हमारा लगन चार्ट रहता है, इसको हम केपी में यूज करते हैं राशियां और एस्पेक्ट के लिए, बस इतना ही यूज रहता है। लेकिन नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हम यहाँ पर इन ग्रहों को देखते हैं, फिर नवमास में उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे को चंद्र कुंडली देखनी रहती है, ये वाली आपका मून चार्ट कैसा है, वहां पर क्या प्रेडिक्शन निकलेगी, वो देखने के बाद फिर आप जो है नेक्स्ट, अगर किसी भी प्रोमिनेंट चार्ट के बारे में, किसी भी प्रोमिनेंट इवेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप वेल्थ के लिए D2 चार्ट देखोगे, प्रॉब्लम्स या सिबलिंग्स के लिए D3 देखोगे, D4 आप अपनी प्रॉपर्टी व्हीकल्स के लिए देखोगे, चिल्ड्रन के लिए D7 देखोगे। ऐसे ही 16 षोडश वर्गा चार्ट जो है यहाँ पर रहते हैं, जिनको देखकर आप जो है प्रिडिक्शन करते हो। फिर उसके बाद षड आपका भाव बल किस में कितनी स्ट्रेंथ है वो ढूंढना पड़ेगा, चलित देखना पड़ेगा कुछ हिला तो नहीं है, कोई अलग डिग्री तो नहीं ले रहा, अष्टक वर्गा देखना पड़ेगा। फिर जाकर जो है आप, अभी हमने थोड़े से ही रूल बताए हैं, इसके बाद आप जो है वो एक प्रेडिक्शन जो है वो कर पाओगे। दशा सिस्टम देखेंगे ऑलमोस्ट उसमें भी। तो उसके बाद भी आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि सामने वाले को क्या बताया जाए, कि क्या ये चीज हाँ में बोल रही है, क्या ना में बोल रही है। वो चीज जो है आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। श्रीनिवास जी, जिनके पास बर्थ टाइम नहीं होता है उनके लिए होरारी चार्ट भी हम जो है इस कोर्स में करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता, आप क्वेश्चन बेस्ड अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी जान सकते हो, बहुत एक्यूरेटली वो काम करता है। ओके, तो ये था हमारा कि आपको मैंने बताना था कि कैसे हम इसको देखते हैं, क्या क्या चीजें हमें जो है इसमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे डिफरेंसेस की, तो ये हमने डिफरेंसेस जो है मैंने डिविजनल चार्ट जो है वो आपको बताए कि कैसे हम इसको देखते हैं। उसके बाद अगर हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो इसमें कस्पल सबलॉट थ्योरी रहती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक सबलॉट थ्योरी के ऊपर जो है वो ये काम करती है। सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी कुंडली में, लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँ कि लाइक अगर हमारा एक ये चार्ट है, जैसा मैंने आपको राशियों के बारे में बताया था
कि अगर किसी का कोई भी प्लैनेट जो है किसी राशि में प्लेस्ड है, उसके सिग्निफिकेटर्स अगर हमें ढूंढने हैं तो वो हम कैसे ढूंढते हैं। लेट्स से कि अगर हम जुपिटर के ही सिग्निफिकेटर ढूंढना चाहें तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जुपिटर कहाँ पर प्लेस्ड है, कहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, किस हाउस में प्लेस्ड है। तो ये जो हमारी कुंडली का हाउस रहता है ये हमारा फर्स्ट हाउस है। अगर हम फर्स्ट से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जुपिटर जो है वो 11 नंबर हाउस में प्लेस्ड है। तो पहले ये जुपिटर जो है किसको सिग्निफाई करेगा, 11 को। उसके बाद हमें पता है जुपिटर की दो राशियां होती हैं, 9 और 12। फिर हम वो देखते हैं कि 9 और 12 कहाँ पर है। जुपिटर का 9 नंबर इस हाउस में है, 12 नंबर इस हाउस में है। ये कौन कौन से हाउस हो गए, हम फर्स्ट से ही शुरू करते हैं काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 6 7 8। तो हमारे पास दूसरे और क्या आ गए, 5 और 8। ये होते हैं सिग्निफिकेटर्स। इसी तरह से हमारे पास प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स होते हैं, हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सब चीजें निकाल कर देता है। और आप इन नंबर्स को देखकर ही बहुत इजीली जो है वो प्रिडिक्शन कर पाते हो कि कैसे क्या होने वाला है। वो अभी हम देखते हैं कैसे हम उसको देखेंगे। और जैसा मैंने बताया कि ऑल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला सेम लगेगा। इसमें कोई भी अपना नहीं ऐड कर रहा, कोई भी उसमें से कोई चीज छोड़ नहीं रहा है। जैसे हमने देखा प्राशरी में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग जल्दीबाजी में एक चीज को देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। किसी को कंफ्यूजन रहती है, वो 10 चार्ट देखता है, फिर जाकर भी उसको कंफ्यूजन रहती है कि क्या बताऊं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने अभी नंबर्स दिखाए वैसे ही नंबर्स पढ़कर आप जो है किसी को भी बहुत इजीली प्रेडिक्शन दे सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे कैसे हम जो है प्रेडिक्शन करेंगे। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें केपी चार्ट में, हमारे पास प्लैनेट की पोजीशंस होती हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको कि जुपिटर कहाँ पर प्लेस्ड है। उसके हम जो है फर्दर जो केपी सर ने, कृष्णामूर्ति सर ने जो उनकी डिविजन्स करी हैं कि वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से सब लॉर्ड में है। और जब हम हरारी करते हैं तब हमें कभी कभी सब लॉर्ड की भी जरूरत पड़ती है, नहीं तो यहीं तक हमारा काम हो जाता है। प्लैनेट की पोजीशंस हम देखते हैं, कस्पल कस्पल जो है हाउसेस जिसकी हमने बात करी, जिसको हिंदी में भाव या घर बोले जाते हैं कुंडली के, वो हमारे जो है कस्पल यहाँ पर केपी में कस्प के साथ डिनोट होते हैं। तो कस्पल पोजीशन, हाउस की पोजीशन जो रहती है उसमें भी हम राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा आ रहा है, वहां का सबलॉर्ड कौन सा है, वो जानने के बाद हम इजीली प्रोमिसेस और प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस होती हैं जिनको ग्रह कारेश बोला जाता है, क्योंकि अब पहले ये समझ लीजिए फिर मैं बताती हूँ। हाउस सिग्निफिकेटर रहते हैं यानी कि भाव कारेश, और कस्पल चार्ट जो हमारी केपी चार्ट जिसको हम कहते हैं, वो कस्पल चार्ट हम उसको केपी सिस्टम में बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि प्लैनेट सिग्निफिकेशंस एंड हाउस सिग्निफिकेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस जो है वो हम करते हैं। उस ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस में हमारे पास दो तरह के जो आप कह सकते हो कि हमारे पास दो तरह की, अगर हमने कहा कि कोई भी इवेंट जानने के लिए हमको ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस का मतलब है कि कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है लाइफ का जिसको आप एक प्लैनेट या एक हाउस के बेसिस पर जो है वो जान सकते हो। जैसा कि हम अगर मैरिज की ही बात करें, तो मैरिज के लिए सिर्फ मैरिज का होना ही जो है वो मैरिज नहीं करवाता। आपके पास कुछ एथिक्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जिस फैमिली में आप ग्रोथ करोगे, कोई आपका अगर पार्टनर जो है आपकी फैमिली में ऐड होगा तो आपकी फैमिली ग्रो करेगी। उसके पहले आपको जो है एक इच्छा चाहिए। आप अगर मान लो चाहते ही नहीं हो कि मैरिज हो, तो मैरिज तो हो ही नहीं सकती। जैसा अगर हम देखें आजकल के हमारे जो बॉलीवुड के हीरोज हैं, जैसे सलमान खान ले लो या मोदी जी ले लो आप, या राहुल गांधी ले लो, वो चाहे तो उनको शादी करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनकी इच्छा हो तो आई थिंक एनीबडी इज रेडी कि हाँ जी शादी करने के लिए उनके लिए जो भी सूटेबल हो वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उनकी इच्छा नहीं है।
तो इच्छा नहीं, हमने जो बोली बात की इच्छा नहीं है, वो कौन से हाउस से हमने देखा था, डिजायर्स जो थी वो हमारी 11th हाउस से आ रही थी। तो अगर किसी इंसान की इच्छा नहीं है तब भी शादी नहीं हो सकती। और शादी होगी तो उसके लिए जो एक मेन प्राइमरी हाउस, क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज में हम जो है दो तरह के प्लानट हाउसेज लेते हैं। एक तो हमारा होता है प्राइमरी हाउस, जो मेन हाउस होता है, जो हमारी जो भी हम इवेंट लाइफ में देखना चाहते हैं उसको बताता है। और कुछ घर होते हैं जिनको हम कहते हैं वो उनके सपोर्टिंग हाउसेज होते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर हम मैरिज की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले प्राइमरी हाउस कौन सा हो गया, 7 नंबर का हाउस। हमने देखा था 7 नंबर जो है वो मैरिज, मैरिज पार्टनरशिप, स्पाउस, इन सबको दिखाता है। तो 7 नंबर जो है वो हमारा प्रोमिनेंट हो गया। उसके बाद हमने देखा सपोर्टिंग में हमें फैमिली वाला हाउस चाहिए और दूसरा डिजायर वाला हाउस चाहिए। तो ये हो गए हमारे दो हाउसेस, ग्रुप ऑफ हाउसेस। इनके बेस पर हमारी जो मैरिज की प्रिडिक्शन बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, मैरिज के लिए जो कॉम्बिनेशन एक रेडी हो जाएगा हमारे लिए उसको हम कहेंगे 2 7 11। तो जब भी हमारी जो सिग्निफिकेशंस की बात हमने करी, कैसे हम करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो वो हमें जब ये 2 7 11 देगा तो मैरिज होने के चांसेस जो है नेटिव के लिए बन जाएंगे। इसमें से 2 आ जाए तो भी मैरिज हो सकती है, 7 आ जाए तो भी हो सकती है, 11 आ जाए तो भी हो सकती है। किस में आ जाए, जब मैरिज के हम हाउस के प्रॉमिस को चेक करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि हम कैसे देखने वाले हैं? किसी को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ किसी भी तरह का कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ सॉल्व करना चाह रहे हो, क्लैरिफाई करना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। नमन कह रही 50-50, क्योंकि अभी हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो मेन पार्ट है जिसको मतलब सीखने के बाद हम जहाँ पहुंचते हैं, जब आप उसको देखोगे फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत इजी है। और डेफिनेटली फिर आपको लगेगा कि इसको जो है डिटेल में समझा जाए। तो अभी हमने एग्जाम्पल समझा कि इस तरह से जो है ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज होते हैं, कुछ प्राइमरी हाउसेज होते हैं और कुछ सपोर्टिंग हाउस होते हैं। गलत कर दिया। तो वो जब मिलकर जब एक इवेंट को जो बताते हैं तब ही कोई इवेंट जो है वो हमारी लाइफ में हो पाता है। अब कैसे हो पाता है, पहले हम यही चीज समझते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए चार्ट है। आई होप सबको दिखाई दे रहा है। सब देख पा रहे हैं, दो कुंडलियां, एक केपी चार्ट है हमारी, एक राशि चार्ट है। जी, थैंक यू। लतिका जी, आप भी जब प्रिडिक्टिव देखोगे ना कि बहुत इजीली हो रहा है, तब आपको भी लगेगा कि हाँ इसको जो है डिटेल में सीखना चाहिए। क्योंकि जो अभी हम थ्योरी पार्ट जो कर रहे हैं वो हमारी नॉलेज के लिए जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि पहले मैनुअल किया जाता था, हालांकि हमें पता होना चाहिए कि मैनुअल कैसे बनता है, सब चीजें कैसे हम हाउस सिग्निफिकेशन निकालते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो सब चीजें आपको बना के देता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको सिर्फ नंबर्स रीड करने आने चाहिए, तब आप जो है बहुत इजीली प्रेडिक्शन दे पाते हो। अब जैसे हमने कहा कि ये हमारी राशि चार्ट है, जो नॉर्मल हर एस्ट्रोलॉजी में आपको इस तरह की बनकर मिलती है जब आप डेट एंड टाइम जो है अपना सॉफ्टवेयर में किसी में भी डालते हो। यहाँ से इस हाउस से हम सिर्फ राशियों को देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट किस राशि में बैठा है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो 10th हाउस में आपको सिर्फ मंगल दिखाई दे रहा है, जबकि राशि चार्ट में आपको चार चार प्लैनेट यहाँ पर दिख रहे थे, सन, मरकरी, वीनस और सैटर्न। ये हमारा लगना चार्ट जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं, जो हमें नॉर्मली मिलता है। यहाँ पर हमें चार प्लैनेट यहाँ दिख रहे थे, मार्स यहाँ 11th हाउस में दिख रहा था। लेकिन जैसे हमने कहा कि केपी हाउस में हाउसेस के ऊपर जो है डिविजन जो की जाती हैं, जो आपका जो चार्ट है वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देने के लिए आपके लिए रेडी किया जाता है कि आपको कौन सा प्लैनेट किस चीज का रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो है मंगल 10th हाउस में मिला है, और वीनस, सन, मरकरी, सैटर्न जो है वो 9th हाउस में चले गए हैं। अगर हम नॉर्मल अपना चार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न जो है यहाँ पर है। तो किसी का भी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। बहुत आप कह सकते हो कि पोजीशन वाइज, या उसका बहुत इंटरेस्ट हो उस चीज में, कि उसका बहुत एम्बिशन हो, वैसी चीजें हम जो है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर बोल सकते हैं।
लेकिन जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो हमें दिखता है कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि हमने बहुत सारी प्रिडिक्शन इसको देखकर कर ली, लेकिन जो सामने वाला नेटिव हो वो हाउस मेकर ही हो, वो वर्किंग हो ही ना। वो चीज भी हो सकती है, वो यहाँ से नहीं पता चलती, वो केपी से पता चलती है। इसीलिए केपी जो है वो प्रिडिक्शन के मामले में बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन देने के लिए हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक केपी चार्ट है और एक हमारा राशि चार्ट है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसीजर रहता है वो हमने थ्योरी पार्ट अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ताकि मैंने कहा पहले सबको जो इंटरेस्ट तो आए कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि थ्योरी में भी इंटरेस्ट जो है बाकियों का आए। तो हमें जो है सबसे पहले सब चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर ने बनाकर दी हैं आपको। हमने पहले कस्प यानी कि हाउस सिग्निफिकेशंस को देखना है। हाउस सिग्निफिकेशंस में हमने देखा था प्राइमरी हाउस जो था हमारा मैरिज का, वो 7 नंबर का हाउस था। करेक्ट, यही था हमारा 7 नंबर हाउस। मैरिज के लिए हमें 7 नंबर का हाउस देखना है। पहले हम हाउस ढूंढेंगे कि हमें किसके बारे में बात करनी। जैसे मैरिज की बात करनी है तो हम 7 नंबर को देख रहे हैं। हमें एजुकेशन की बात करनी है, हम 4 नंबर को देखेंगे। हमें फॉरेन ट्रैवल करना है, हम 12 नंबर को देखेंगे। जो भी हाउस जिस जिस को सिग्निफाई कर रहा है और उससे रिलेटेड अगर हमें इवेंट चाहिए तो हम उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को चेक करेंगे। मनी को चेक करना है, हमने अपनी सेविंग्स बैंक बैलेंस को चेक करना है, हम 2 सेकेंड नंबर के हाउस को चेक करेंगे। इसी तरह से हमारा टॉपिक है मैरिज का, हम कोशिश करेंगे जानने की। तो हमारा जो हाउस नंबर 7 है वो मैरिज को दिखाता है, तो हम 7 नंबर के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 7 नंबर का सब लॉर्ड कौन है, क्योंकि हमने कहा जो हमारी जो कृष्णामूर्ति जी ने हमें थ्योरी दी है वो सब लॉर्ड की थ्योरी दी है। कि कोई भी प्लैनेट, जैसे प्राची एस्ट्रोलॉजी में अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का सन मरकरी यहाँ पर होगा तो हम ये कहेंगे कि ये सारे प्लैनेट जो हैं इसी घर के रिजल्ट देंगे। ये जो हैं हम कहेंगे इसी घर के रिजल्ट देंगे। लेकिन जो हमारी कृष्णा मूर्ति पद्धति है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी प्लैनेट अपने रिजल्ट नहीं देता, अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। और किसी भी प्रॉमिस को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है सब लॉर्ड को जानना जरूरी रहता है। तो हमारे पास हर चीज जो है वो निकाली रहती है, हालांकि हम जो है कोर्स में इसको कैसे बना हुआ है, ये कैसे निकलता है, वो सब सीख कर ही इसको करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है वो हाउस नंबर है, उनकी डिग्रीज लिखी हुई हैं। और ये लिखा हुआ है साइन लॉर्ड, राशि लॉर्ड, की कौन सा जो हाउस है उसमें कौन सी राशि आ रही है, उसका लॉर्ड कौन है। लॉर्ड के बाद हमारा नक्षत्र लॉर्ड, कि इसका नक्षत्र कौन है, इसको स्टार लॉर्ड भी बोला जाता है, नक्षत्र लॉर्ड भी बोला जाता है। उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। और उसके बाद हमें सब लॉर्ड बताया जाता है कि इसका जो है सब लॉर्ड कौन है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा फर्स्ट हाउस था, ये वाला हमारा फर्स्ट हाउस है जहाँ पर 7 नंबर का साइन लिखा है। 7 नंबर के साइन से हमने देखा था ये लिब्रा का साइन है, तुला का साइन है, जिसके लॉर्ड जो है वीनस है। तो हमारे को यहाँ स्टार लॉर्ड साइन लॉर्ड कौन मिल गया, वीनस मिल गया। इसी तरह से इसकी जो डिविजन्स रहती हैं वो नक्षत्र और सब लॉर्ड की, वो भी मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे मिलती हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जो इसका सब लॉर्ड है वो मरकरी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो मैरिज या किसी भी इवेंट को फाइंड आउट करने के लिए, कि प्रॉमिस को फाइंड आउट करने के लिए आपकी लाइफ में क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैरिज का टॉपिक, तो मैरिज हो सकती है कि नहीं, किसी के डेस्टिनी में मैरिज लिखी है कि नहीं, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7 नंबर को हम देखेंगे क्योंकि वो मैरिज का हाउस है। सबसे पहले हम मैरिज के सब लॉर्ड को ढूंढेंगे। ये हमारा मैरिज का पार्ट है और इसका जो सब लॉर्ड है ये है मरकरी, दिस वन। ये हमारा सब लॉर्ड है। पहले हम इसको ढूंढेंगे। उसके बाद अगर हमें यहाँ से भी बता दूं कि ऊपर की जो लाइन है हमारी, ये सब लॉर्ड की है। और सब लॉर्ड के अगर हम 7 नंबर तक आ जाए, यानी कि 7th हाउस के सामने, तो ये हमारा मरकरी सब लॉर्ड हमें मिल गया। अब हम इस मरकरी का जो है नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे। ये हमारे पास हाउस के सिग्निफिकेशंस आए हैं, और इसी तरह से प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस की भी हमने बात करी। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम मरकरी को देख रहे हैं, तो मरकरी जो है किसके नक्षत्र में है, ये हमारा जो है वो साइन लॉर्ड है, किस राशि में है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है।
पहले हमने यहाँ से सब लॉर्ड फाइंड आउट किया, यहाँ पर हमने सब लॉर्ड को ढूंढा, मरकरी हमारा सब लॉर्ड था, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, राइट। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा सब लॉर्ड है वो मरकरी का, सॉरी, मरकरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है जुपिटर। अब हमारी जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि जो हमारा सब लॉर्ड था उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है यही बताएगा शादी होगी कि नहीं होगी। अब ये कहाँ से हम देखेंगे कि शादी होगी कि नहीं होगी? हम जो है जुपिटर के सिग्निफिकेशंस को देखेंगे कि जुपिटर को कौन से नंबर्स मिले हैं। इसी तरह से हमारे जो प्लैनेट को नंबर्स मिले होते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेशन में, ये आपको बने हुए सब हाउसेस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। तो हम जो है जुपिटर के आगे नंबर चेक करेंगे कौन कौन से लिखे हुए हैं। तो ये हमारा जुपिटर है, इसके आगे कौन है? 3, 5, 7, 9, 10। तो जितना अभी तक हमने समझा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस नेटिव की मैरिज होगी? जितना अभी तक हमने समझा है उसके बेसिस पर क्या आप बता सकते हो कि अगर जुपिटर 3, 5, 7, 9, 10 दे रहा है तो क्या इस नेटिव की शादी होगी? एनीबडी? क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन की जब बात करी, जब ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस की बात करी, हमने कहा था 2, 7 और 11 नंबर्स जो है वो शादी को दिखाते हैं। ओके, डीएच जी ने कहा यस, अभी जी ने कहा यस, वेरी नाइस। सबको समझ में आया है। दैट मीन्स कि हमारा जो है 2, 7, 11 अगर आ जाएगा तो हमारी जो है मैरिज हो सकती है। चाहे 2 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, तो हमारी मैरिज हो सकती है। तो हमारा जो जुपिटर है वो किसको दे रहा है? 7 नंबर को दे रहा है। तो हम ये क्या कहेंगे कि हाँ, मैरिज डेस्टिन्ड है, इस नेटिव की मैरिज जरूर होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? उसके बाद अगर हम देखते हैं मैरिज तो हो गई, अब हमारे पास कुछ डिनाइल्स के भी नंबर्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि मैरिज जो है वो 2, 7, 11 से होती है। इनमें से कोई भी नंबर हमें मिल जाए तो हमारी जो मैरिज है वो पक्का हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ जो है एंटी हाउसेस कहे गए हैं, जो डिनाइल के हाउस कहे गए, नेगेशन के हाउस कहे गए हैं, कि जो इनको नेगेट करते हैं कि लाइक अगर मैरिज हो रही है तो कोई ऐसा हाउस होगा जो मैरिज नहीं होने देगा, जो कहेगा कि मैरिज नहीं होनी चाहिए। वो कैसे हम पता करेंगे? जैसे हमारे पास हमने हाउस सिग्निफिकेशंस पढ़े थे, ये हम अपनी हेल्थ की बात कर रहे थे, तो ये हमने हॉस्पिटल की बात करी। मीन्स हमारी हेल्थ का लॉस होगा तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। हम यहाँ पर हमें बर्थ मिला, यहाँ पर हमारी लाइफ एंड हो गई, तो ये हमारा लॉस हो गया, हमारी बॉडी जो है वो खत्म होने वाली, ये हमारा लॉस बता रहा है। 12th हाउस को हमने वैसे भी कहा ये आपका जो है लॉसेस का, एक्सपेंसेस का हाउस है। तो किसी भी हाउस से उसका 12th हाउस जो है वो उसके लॉस को दिखाता है। जैसे अगर हम, मैं कहूँ कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11 का, ये मैरिज देता है, लेकिन इसको डिनाइल कौन करेगा? 2 का पहले तो 12th हाउस। 2 को 12th हाउस फाइंड आउट करने के लिए हम 2 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा सेकंड हाउस का 12th हाउस हो गया, दिस वन। तो ये एक, तो ये हाउस जो है वो कह रहा है कि मैरिज नहीं होने देगा, मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दूसरा हमारा है 7 नंबर। ये 7 नंबर का हाउस हमारी मैरिज को दे रहा है, इससे 12th हाउस जो होगा वो कहेगा मैरिज नहीं होने दूंगा, नेगेशन करूंगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा। तो हम कैसे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? हम मैरिज से ही स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये वाला हाउस जो है वो मैरिज के हाउस का नेगेशन है, उसको नेगेट कर रहा है। तो ये भी कह रहा है कि मैं शादी नहीं होने देना चाहता, या अगर हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। उसके बाद हमने 11 हाउस की बात करी कि ये डिजायर्स है, ये आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो इसका अगर हम 12th हाउस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये वाला हाउस इस हाउस को नेगेट कर रहा है।
तो जो नेगेशन का हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 6 10। अभी हम बहुत सिंपलीफाइड तरीके से ही कर रहे हैं। तो ये वाले हाउसेस जो हैं ये कहते हैं ये हम मैरिज देंगे, और ये वाले हाउसेस जो हैं ये कहते हैं हम मैरिज नहीं देंगे। या तो हम मैरिज नहीं देंगे, अगर हम मैरिज वाले नंबर्स के साथ आ जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे। कैसे? नंबर 1 जो है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, तो इंसान अपने में मस्त रहेगा, वो ज्यादा जो है अदर पार्टनर की केयर नहीं करेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। 6th हाउस जो है वैसे ही लड़ाई झगड़े का है, लिटिगेशन का है, आपकी कंपटीशन का है, वो आपकी नेगेशन दे रहा है। 10th हाउस जो है वो आपका पावर, आपका स्टेटस है, थोड़ा सा ईगो इश्यूज जिसको आप कह सकते हो वो आ जाएगा। तो ये तीनों हाउसेस जो हैं वो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। किसी का कोई डाउट हो साथ साथ में भी पूछ सकते हो आप, हैंड रेज करके या चैट में। तो हमने ये देखा था कि हमारे जुपिटर ने हमें बताना था मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो हमें 7 नंबर मिल गया, हमने कहा मैरिज होगी। लेकिन हमने यहाँ पर देखा, जी डीएच जी अनम्यूट करिए, अ, कैमरा ऑन हाँ कर जी लें, मैम। कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम थोड़ा डिफिकल्ट है, डोंट माइंड प्लीज। ओके, बताइए। जो नेगेट करता है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि केपी में जो रेमेडियल पार्ट रहेगा वो टोटली डिफरेंट रहेगा। कुछ मामलों में हम नॉर्मल रेमेडीज भी यूज करते हैं, लेकिन उसको चार्ट को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अलाइन करने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो सकती हैं। जैसे मैं अभी इसी एग्जांपल में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। हाँ जी। ठीक। तो जैसा हमने कहा कि जुपिटर में 7 नंबर आया तो मैरिज हमने कहा हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पर देखा था 1 6 10 जो है वो प्रॉब्लम भी देता है। थोड़ा ईगो इश्यूज भी आने के चांसेस हो सकते हैं अगर 10 नंबर भी आ रहा हो। तो 7 भी आ रहा है और उसके साथ साथ 10 भी आ रहा है। तो ये चीज हो सकती है कि थोड़ा सा वर्क प्लेस की वजह से या वर्किंग स्टेटस की वजह से इश्यूज रहते हो, या फिर हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो, वो चीज हो सकती है। मतलब कुछ भी इश्यू जो है वो आने के चांसेस बन जाते हैं जब कोई प्रॉब्लमेटिक हाउस भी साथ में आता है। तो ये तो हुआ कि 10 नंबर आया। उसके बाद हम अगर देखें तो लव मैरिज भी ज्यादातर जो है आजकल कॉमन हो चुकी है। अगर इसको देखना हो कि कैसे लव मैरिज हो सकती है, तो हमने जब हाउस सिग्निफिकेशंस की बात करी थी, हमने बात की थी कि 5 नंबर जो है वो लव मैरिज का होता है। तो अगर हमारी मैरिज के सिग्निफिकेटर जो नंबर होंगे, जो सिग्निफिकेशन जो प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस होंगे, उसमें जो नंबर्स आएंगे उसमें अगर 5 नंबर आ रहा है तो दैट इंडिकेट्स कि लव मैरिज होने के चांसेस हैं। कि लव मैरिज अगर कोई पूछ रहा है मेरी होगी कि नहीं होगी, अगर 5 नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी। उसके बाद अगर हमने देखा 3 नंबर भी आ रहा है, तो 3 नंबर जो है वो आपके एफर्ट्स का है, थोड़े से आप कह लो चैलेंजेस का भी है, भागदौड़ का भी है, ऑनलाइन का भी है, आपके रिलेटिव्स का भी है। तो ये चीज है कि 3 नंबर आने से अगर हम देखें कि थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो आता हुआ हो सकता है, तो हम इसमें जो है यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस करेंगे, कि हम कहेंगे कि शादी जब करो तो या तो अपने रिलेटिव्स में से ही रिश्ता ढूंढ कर करो, या फिर उसको आप ऑनलाइन जो है मिले हो जिसको, जिस पार्टनर को, उसको अपनी लाइफ पर लेकर आओ। तो ऐसे जो है हम उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की यहाँ पर जो है वो बात करते हैं, जिससे कि ज्यादा रेमेडीज की जरूरत भी ना पड़े और जो इश्यू क्रिएट हो रहे हैं वो भी ना हो। आई होप डीएच जी आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं देखा, ना कोई योग चेक किया, ना हमने कोई कुंडलियों को रेफर किया, ना हमने किसी 10 12 कुंडलियों को चेक किया। हमने सिर्फ एक सेट फॉर्मूला से एक प्लैनेट को ढूंढा और प्लैनेट के हमने नंबरिंग्स को चेक किया, और हम ये जान पाए कि हाँ मैरिज होगी, मैरिज में जो इश्यू होगा वो ऐसा होगा। मैरिज में लव मैरिज होने के चांसेस है, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, वो सब हमने इसमें सीख लिया। किसी का अभी तक का कोई डाउट हो, सबको क्लियर हो गया है, वो आप कंफर्म कर सकते हैं चैट बॉक्स में।
यही जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया वही हमारा थ्योरी पार्ट है। किसी को कोई डाउट हो, कोई जानना चाह रहा हो कुछ? आई होप सबको क्लियर है ये चीज। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है आपको कोर्स कंटेंट बता देते हैं कि हम आपको जो है क्या क्या करवाने वाले हैं, जो हमारी क्लासेस आने वाली हैं। सर आर यू देयर, और मैं ही करूं? आई थिंक सर नहीं है, सो लेट्स डू। ओके। तो हम जो है आपके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कृष्णमूर्ति पद्धति के ऊपर है, जो आज हमने इसको समझा। और इसमें हम जो है सब चीजें सीखने वाले हैं। क्या है एस्ट्रोलॉजी, क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी, बहुत डीप में वैदिक वर्सेस की केपी, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, कैसे बेनिफिशियल हैं, वो सब समझेंगे। हर प्लैनेट के बेसिक समझेंगे, उस उनके लिए जितना डिटेलिंग में जा सकेंगे वो करेंगे। राशियों को बहुत डिटेल में समझेंगे। हाउस सिग्निफिकेशंस हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। सारे अपने केपी के प्रिंसिपल्स जो हैं वो लगाएंगे हम। प्लैनेट सिग्निफिकेशंस कैसे रीड करने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो सब हम सीखेंगे। भावत भावम एक कॉन्सेप्ट रहता है, एक हाउस से उतनी ही दूरी पर दूसरा हाउस जो है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किसी भी इवेंट के लिए। उस थ्योरी के ऊपर हम काम करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन हम समझेंगे, कैसे इनको जो है फाइंड आउट करना है, कैसे रीडिंग के लिए रेडी करना है। सबलॉट थ्योरी हम डिटेल में समझने वाले हैं, जो हमारे केपी के बेसिक रूल हैं उनको हम समझेंगे। हमारी O2 थ्योरी जो है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। स्क्रिप्ट रीडिंग कैसे होगी, कोई भी प्लैनेट अगर टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है उनको कैसे रीड करना है। ABCD सिग्निफिकेशंस रहती हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे। कोई भी अगर प्लैनेट जो है वो अनटेनेंटेड है और इंडिपेंडेंट हाउस को गवर्न कर रहा है, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे वो हम सीखने वाले हैं। सारे गोल्डन फॉर्मूलाज हम सीखेंगे। और एक ही दोषा जो है, पुनर्फु दोषा जो है, वो शनि और चंद्रमा का जो दोष कंजंक्शन रहता है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम और कोई भी योग दोष को कंसीडर नहीं करते, इसके बारे में हम समझेंगे। LSRD आपका रूलिंग प्लैनेट का मेथड रहेगा, जो कि जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है वो इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ के किसी भी आंसर को जो है जान सकते हैं। यस नो के आंसर हम बहुत इजीली जो है यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हरारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्रश्नाचार्ट भी जो है वो करने वाले हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कुंडली में ढूंढने के लिए आपको लगता है हेक्टिक हो जाएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ये देखना चाहो कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, किस वाली को आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो आप हरारी से देख सकते हो। और उसके बाद अगर मैं ये कहूँ आपको जी, जैसे अगर मान लीजिए कोई आने वाला है या आप कहीं पहुंचने वाले हो, आपको लग रहा है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो, आप रैंडमली देखना चाहो कि हाँ अगर आपके अंदर बहुत अर्ज है कि मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, वो भी आपका जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यस नो के आंसर तो बहुत इजीली आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। जितनी भी इवेंट्स रहेंगी हमारी लाइफ को, हम उनको डिटेल में कैसे फाइंड आउट करना है वो सब सीखने वाले हैं। उसमें लॉन्जिविटी हो गया, मैरिज का चैप्टर हो गया, फॉरेन सेटलमेंट हो गया, आपका करियर प्रोफेशन इन डिटेल हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन, फॉरेन ट्रैवल, कोर्ट केसेस, जो भी हो आपके सब जो हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो है एक फॉर्चूना का टॉपिक रहता है कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी डिग्रीज रहती हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स रहते हैं जो आपके लक को राइज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट करना। हालांकि सॉफ्टवेयर सब चीजें जो हैं वो बता पाता है। सबके लिए साउंड स्लो आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म करिएगा। मेरे यहाँ से तो फुल है। तो हम जो है ट्रांजिट भी लगाएंगे, जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करेंगे तो ट्रांजिट के बेस पे, गोचर के बेस पे आज की जो हमारी प्लानिटरी पोजीशन है वो बताती है कि क्या हो सकता है, कब हो सकता है, वो हम सीखेंगे।
होरारी जैसे मैंने आपको बताया वो सीखने वाले हैं हम। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर किसी को लगता है कि उसका टाइम जो है वो बहुत एग्जैक्ट नहीं है, और मोस्टली जो हमारे एल्डर लोग रहते थे जो 50s 60s के बॉर्न थे, उनके पास आप कह सकते हो कि आइडिया से जो है उनके पास टाइम ऑफ बर्थ रहता है कि उस टाइम पे हुआ था, इस टाइम पे होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो उसमें हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के वेरियस मेथड सीखेंगे जिससे आप अपने टाइम को एग्जैक्ट अपने टाइम पर ला सकते हो। और करेक्टिव मेजर्स और सॉल्यूशंस हम करेंगे रेमेडीज के पार्ट में, तो वो भी हम इसमें जो है वो सीखने वाले हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत ज्यादा जो है रिजल्ट ओरिएंटेड तब लगती है जब आप कभी ट्विन्स का चार्ट रीड करते हो। कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है जो आपको ट्विन्स का चार्ट रीड करके बताए कि दो जुड़वा लोग जो एक ही टाइम पर पैदा हुए हैं, उनको स्टडी करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है हर किसी के लिए, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ एक ही अप्रोक्सीमेटली रहता है, लगना एक ही रहता है, कुंडली एक ही बनती है, तो एक जैसी प्रेडिक्शन सब जो है वो उसके लिए सोच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपका सब लॉर्ड की थ्योरी पर आप पहुंचते हो तो आप बहुत क्लियरली बता पाते हो कि कैसे जो है वो आपका जो है एक नेटिव की लाइफ जो है डिफरेंट हो सकती है दूसरे की लाइफ से। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी करके दिखाऊंगी। पहले आपको कोर्स का पूरा डिटेल्स बता दूं। तो कोर्स के फीचर्स हमारे रहेंगे, आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, डिजिटल आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ऐप का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा रहेंगी, आप जब भी देखना चाहें। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे भी मिलती हैं 3 मंथ्स के लिए, और ऐप पे आपके पास हमेशा रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, कभी भी डाउट हो कुछ भी पूछना चाहें आप हमेशा पूछ सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक टू आपका एडवांस फुल कोर्स है, इसके बाद हम कोई और कोर्स नहीं है, आपका पूरे लेवल सारे इसी में करवाए जाएंगे। 18 डेज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। हम 9 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे को, यहाँ पर गलत लिखा गया है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 से हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन हम वीक में क्लास लेंगे। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो आपका सिर्फ 3500 है। बेसिक टू एडवांस के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको फुल आप कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करना जो है वो सिखाया जाएगा। और डेट है हमारी 9 फरवरी, टाइमिंग रहेगा 7 PM, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डेज क्लास रहेगी। पेटीएम गूगल पे फोन पे नंबर है हमारा 7042815531। स्कैनर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैंक डिटेल्स हैं आप इनको नोट कर सकते हो, जो भी ज्वाइन करना चाहें पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जिससे आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जी राजेंद्र जी, आपको प्राइज मिल गई? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर लूं। तो हमारा 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है 7 PM, 3 डेज पर वीक जो है क्लास रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 18 डेज 18 क्लासेस रहेंगी इसमें। अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर की तो रहेगी, उसके बाद क्यू एन सॉरी Q&A सेशन। और ये हम आपको जो है 5100 की जो हमारी क्लासेस हैं वो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में 3500 में मिल रही हैं। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं। जी अंजू जी, आस्क टू अनम्यूट। जी अंजू जी बोलिए। हेलो मैम, गुड जी इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग जी। मैम, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। ओके। आप मैरिज वाला बता रहे थे ओके। और तभी चलिए। मैंने देखा। जी बट यस, आपने बहुत आसान तरीके से बताया। बिल्कुल, मैंने केपी पहले आसान है भी बहुत। जी। मैंने पहले भी सीखने की कोशिश की, ओके। बट समवेयर आई फेल्ड। है, ओके। मैं सिग्निफिकेटर्स और ट्रांजिट के साथ में उसको मैच नहीं कर पाती थी। बिल्कुल। अ, बहुत ही पता नहीं जैसे क्या। आज की क्लास हमने ली ऐसे ही हम सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल 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 रियली मत सोचिए। नहीं, आपसे एक जी। और मैं सीख चुकी हूँ सेशन। और ओके। आपका मेथड ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मैम, थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा? जरूरी तो नहीं अभी अभी तुरंत कर दूं? नहीं, आप कल भी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, बस हाँ यही यही बिल्कुल। यही जानना चाह रही थी। बिल्कुल। और कोशिश करूंगी। होने को मैं डेफिनेटली। ओवरलोड हूँ,
क्योंकि बिल्कुल। मैं हिप्नोथेरेपी और फलाना ढिमकाना दुनिया चीज की चीजें भी जी कर रही हूँ जी साथ में। जी हम्म, बिल्कुल। तो हो सकता है कभी, बट मैं मतलब फोकस है मेरा। बिल्कुल, आप मतलब ये जब आप करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मतलब इतने सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सेट फ़ॉर्मूला है, उसी को फ़ॉलो करके आप बहुत ईज़िली सब चीज़ों को पकड़ पाते हो। हाँ, वो सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं ना आपके, जैसे आपने मैरिज का बताया कि 2711 इज फॉर मैरिज, है जी। ना, ऐसे एजुकेशन का है, ऐसे करियर का हाँ, है, बिजनेस का है। बिल्कुल। ये मुझे और वो पता है। हाँ, वो चीज़ हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ, इसके ये सिग्निफिकेटर्स हैं। हम ये पूरा डिटेल में करेंगे कि इसके सिग्निफिकेटर्स ये हैं क्यों? किस बेस पे हैं? वो हाँ चीज़ें भी हम जो है वो सीखेंगे, जिससे कि आपको हाँ हाँ। लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे-जैसे आप साथ चलोगे वैसे-वैसे आप जो है आपको जो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में जाती रहेंगी। आई होप आई जी, रियली बिल्कुल। विश कि मैं बहुत अच्छे आपने से, पहले क्योंकि मैं, कौन-सा किया है मेरे साथ? हाँ किया है मैम, अब याद नहीं आ रहा मुझे। ओके ठीक है, मैंने किया है। चलो मुझे आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे अच्छे से याद हो गया है। ठीक है। इतने सारे कोर्स सीखते हैं ना मैम, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ जो मिल रहा है वही लगता है, ये भी हाँ। पढ़ लो, ये भी जान हाँ, लो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये है कि तो बस ये करने से आप 1 मिनट में जो है अपनी लाइफ़ दूसरों की लाइफ़ बहुत ईज़िली देख पाओगे और मैम, जान पाओगे। मैंने मतलब फोकस सब दो पे ही किया है, एक बीएनएन और एक आपका ये केपी। बीएनएन बाकी भी मैंने हम सब हाँ, बीएनएन भी हम किनारे कर करवा दिया चुके है। हैं। बिल्कुल, बीएनएन भी बाकी सब करवा चुके हैं। किनारे, बेसिक नॉलेज ले ली है, जी। बट अभी बिल्कुल कैसे प्रिडिक्शन करना है। यही दोनों प्रिडिक्टिव हैं, यही आपको जो है हाँ आंसर देते हैं। बाकी सब में जी जी, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो इन्हीं दोनों पर फोकस्ड हूँ। जी। आज नहीं तो कल मुझे पता है, सीख तो जाऊंगी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो डेफ़िनेटली हम सिखा कर ही जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने पक्का देंगे। पक्का पक्का पक्का, बस फिर आपका हैंड होल्डिंग है ना, जी, कभी कोई बिल्कुल। डाउट हुआ तो बिल्कुल, फिर तो आप ही हो ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ देयर। सो नाइस मैम, बट जस्ट गिव मी लिटिल बिट टाइम, हाँ, बिल्कुल, आई विल बिल्कुल। बी पेइंग, ओके। तो मोस्ट थैंक वेलकम। यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, राजेंद्र जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। हम पहले से वास्तु का कोर्स भी ले लिया। अभी तो थोड़ा मनी के लिए थोड़ा मुश्किल है। हम हुँ, हाफ पेमेंट करते हैं, बाद हुँ, में हाफ पेमेंट करते। ओके आप किस ग्रुप में हो? वो आपको ज वास्तु का 45 डेज का वो उसमें ओके, आप आप ये जो नंबर है ना, आपका जो सामने नंबर दिख रहा है, जिस पे आपको पेमेंट भी करनी है, स्क्रीनशॉट भी भेजना है, उस पे आप बात कर लेना। ओके ओके बिल्कुल, ओके। और मैडम BNN भी वो सीखना चाहते हैं, वो कब लाते? बिल्कुल। बिल्कुल, केपी स्टार्ट कर लें, फिर बीएनएन भी करते हैं। बीएनएन खत्म हो चुका है आई हाँ थिंक 2 मंथ्स हुए हैं। तो ओके, हम लेट्स से अभी अभी देखे आपके कोर्सेस। जी, जी, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल अच्छा आप है। जी, बिल्कुल। ये स्टार्ट कर लें, फिर बीएनएन भी लाते हैं। ओके, पूरा एडवांस ले सिखाते हैं ना बिल्कुल, मैडम? बिल्कुल फुल। ओके 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 मैडम, ओके। ओके। ओ मैडम से बात करना। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके 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 मैडम, चलिए। थैंक यू। ओके, तो सबने अपना जो भी नोट करना था वो कर लिया। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे 7042815531 ये आपका स्कैनर है और ये आपकी बैंक डिटेल्स हैं। जो भी लेना चाहें अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी सेंड करना है। ओके, तो उसके बाद जो एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 2 जो लोग एक ही टाइम पर बॉर्न हुए होते हैं, उनकी लाइफ़ जो है वो डिफरेंट कैसे होती है। हालाँकि आज हम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं हमने करी, क्योंकि आई थिंक मुझे लगा कि जो चीज़ समझ में नहीं आती वो फिर लगता है बोरिंग है, तो हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करना चाह रहे थे, तो लेट मी सी। ओके, पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो 12 राशियाँ होती हैं। ये सबको क्लियर हुआ, उसके बाद कोई भी एस्ट्रोलॉजी होगी उसमें ये भी रहता है कि हर राशि में 3 नक्षत्रा भी होते हैं। हर राशि में 3 नक्षत्रा मीन्स कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स हैं, उनको 3-3 नक्षत्रा भी जो हैं वो भी मिले हुए हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ फर्स्ट हमारी राशि है एरीज़ राशि, तो एरीज़ राशि में सवा 2 नक्षत्र भी आते हैं। सवा 2 नक्षत्र का मतलब
कि पहला ए वाला नक्षत्र, क्योंकि एरीज जो है वो हमारा फर्स्ट साइन है, तो जो हमारा फर्स्ट नक्षत्र है वो 0 डिग्री एरीज साइन से शुरू होता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा एरीज का साइन है, जस्ट मिनट, तो जो हमारा एरीज का साइन है वो है ये वाला। लाइक यहाँ से अगर हम कहें एरीज स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो है 3 नक्षत्र आएंगे। कैसे आते हैं 3 नक्षत्र? अगर आप इस डायग्राम को समझ पाओ, लेट अस सी अगर क्लियर हो पाए। आई होप सबको दिखाई दे रही है। प्लीज कंफर्म करिए, सबको ये डायग्राम दिखाई दे रही है जो गोल सर्कल बना हुआ है हमारा? प्लीज कंफर्म कर दीजिए दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ताकि आपको जो बताना था वो बता पाऊं मैं। एम आई ऑडिबल टू यू? कबीर जी आपको दिखाई दे रहा है सर्कल? थैंक गॉड किसी का रिप्लाई आया है। ओके, राजेंद्र जी ने कहा यस, थैंक यू। तो ये देखिए, हमने कहा कि हमारा स्पेस जो है वो 360 डिग्री का एक सर्कल टाइप है, और वहां पर हमारी जो राशियां हैं वो 30 डिग्री ईच में डिवाइड हुई हुई हैं, क्योंकि 360 डिग्री का एरिया रहता है किसी भी सर्कल के पास। उसकी जो मेजरमेंट रहती है 360, और हमारी जो राशियां हैं वो 12 हैं। तो हमें जो है हर राशि 30 डिग्रीज की मिलती है, और हर राशि जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हमें स्पेस में मिल रही है। कोई बात नहीं, नीचे से कटने की कोई जरूरत, वो टेंशन मत लीजिए, यहाँ से ही हम मैंने समझाना है, वो चीज आपको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि 360 डिग्री हमारा जो है टोटल एरिया है जो पूरे सर्कल का, उसमें 12 राशियां जो है वो फिक्स हुई हुई हैं, 30 डिग्रीज का अब सबको एरिया मिला हुआ है। और जो हमारी राशि है वो यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट राशि है हमारी मेष राशि, फिर है वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या 7 नंबर, तुला 8 नंबर, वृश्चिक 9 नंबर, धनु, मकर 10, कुंभ 11, मीन 12 नंबर का साइन। ये राशियां हैं, लेकिन हम भी, जैसे मैंने आपको ये नक्षत्र का चार्ट दिखाया था, कि मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो है राशियों को नक्षत्र में भी डिवाइड किया जाता है। तो वो कैसे है ये देखिए, हमारा ये मेष राशि एरीज साइन ये वाला है, इसको हिंदी में मेष बोलते हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो आप अगर इनकी डिविजन्स में आगे देखोगे तो पहला नक्षत्र इसको केतु का मिला है, फिर उसके बाद इसको वीनस का मिला है, और एक जो चरण, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं, तो एक जो इसको पार्ट मिला है वो कृत्तिका नक्षत्र का भी मिला है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि आपने राकेश जी देखी नहीं है, अभी मैंने दिखाई थी प्राइस। लेट मी शेयर अगेन। सॉरी, इज इट विजिबल टू यू? राकेश जी आप देख पा रहे हो प्राइस? राकेश जी प्लीज रिप्लाई, आपको दिख रही है प्राइस? ओके फाइन। तो ये है हमारी 9 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मंडे से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 PM का टाइम रहेगा। 18 क्लासेस का ड्यूरेशन है, फुल आपका बेसिक टू एडवांस जो है वो फुल कोर्स रहेगा। 5100 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, जो डिस्काउंटेड आपको दी जा रही है 3500 में। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 7042815531। इसके ऊपर पेमेंट करके आप इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, स्कैनर भी आपके पास अवेलेबल है, बैंक डिटेल्स भी हैं, जो भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहीं पे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दीजिएगा। ओके, चलिए राकेश जी को दिख गया है, तो हम जो बात कर रहे थे वो आप कंप्लीट कर लेते हैं।
तो मैं बता रही थी कि एरीज राशि में एक केतु का नक्षत्र है, एक वीनस का है, और एक पार्ट जो है सन का, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक सन का नक्षत्र यहाँ पर जो है वो मेष राशि को, एरीज राशि को मिला है, जो मैंने आपको बताया था कि हर राशि को 2.25 नक्षत्र अप्रोक्सीमेटली मिल जाते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसी होती है, डिटेल में जो है हम क्लास में समझेंगे। अभी के लिए जो मैं समझा रही हूँ कि लेट्स से कि अगर किसी का बर्थ जो है, 2 लोगों का बर्थ जो है वो एक ही टाइम पर हुआ है, और उनका जो बर्थ राशि जो आई है वो है उनकी एरीज। अभी जस्ट यही एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि सब आपको समझ में आ जाए कि दो जो नेटिव पैदा हुए हैं एक ही टाइम पर, जुड़वा लोग जो पैदा हुए, उनकी राशि जो है एरीज। एरीज राशि को हमने देखा था मंगल रूल कर रहा था, तो जब हम एरीज राशि को देखते हैं, जनरली हर कोई ये कहेगा कि मंगल की क्वालिटीज इन लोगों के अंदर होंगी। मंगल की क्वालिटीज क्या होती हैं? एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, रूड एंड रैश होते हैं, लीडर लाइक होते हैं, किसी की ना सुनने वाले होते हैं, गुस्सा बहुत उनके अंदर जो है वो रहता है। तो सब कहेंगे कि हाँ, जो भी दो लोग एक ही टाइम पर पैदा हुए वो एक जैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो कृष्णामूर्ति जी ने हमें सबलॉट की थ्योरी दी है, वो जिस बेसिस पे काम करती है, वो हमें कहती है कि एरीज के अंदर फर्दर डिविजन्स भी होती हैं, जो कि इतनी है। 2 नक्षत्र पूरे अश्विनी और भरणी उसमें है, और तीसरे नक्षत्र का एक पार्ट जो है एरीज राशि में आ रहा है। अब अगर एरीज राशि है किसी की और उसको अश्विनी नक्षत्र मिलता है, जिसका लॉर्ड जो है केतु है, तो इसी एरीज राशि के इंसान में केतु की क्वालिटीज, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, आइसोलेशन पसंद करना, अकेले रहना, उसको ज्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसका नेचर वैसा हो जाता है। उसके बाद अगर किसी का नक्षत्र जो है एरीज राशि में ही उसको भरणी नक्षत्र मिल जाता है, जो वीनस का है। वीनस क्या है? लग्जरीज, कंफर्ट्स, ब्रांड्स, व्हीकल्स, परफ्यूम्स। ऐसा इंसान हर तरह की लग्जरीज, कंफर्ट, रिलेशनशिप, जो भी वीनस से जुड़ी चीजें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी लाइफ में वो चीजें बहुत प्रोमिनेंटली काम करती हैं। और तीसरा इंसान जो होगा, जो मान लो किसी 2 इंसानों की हम बात करें, दूसरे इंसान की अगर मान लो उसको सूर्य का नक्षत्र मिल गया, कृतिका, जिसके लॉर्ड सूर्य हैं, तो ऐसा इंसान जो हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिनेटिंग, किंग जैसा बिहेव करने वाला, फादर की तरह स्ट्रिक्ट, हालांकि सबका ख्याल रखने वाला, लेकिन गुस्से वाला भी, इगोइस्टिक भी कहीं ना कहीं उसका नेचर जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है, केपी सिस्टम में आप बहुत माइन्यूटली जो है चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हो। मतलब जर्नल फॉर्मूला कोई नहीं है, मतलब हर चीज के लिए आपके पास यहाँ पर प्रिडिक्शन जो है वो बहुत एक्यूरेट जो है वो जाती है। अब अगर मान लो कि सबलॉट जो है वो बहुत फास्ट, मतलब आप कह लो 2 मिनट में चेंज होने वाली जो चीज रहती है, और जो भी दो नेटिव जो एक सेम टाइम पे पैदा होते हैं, ट्विंस या आप कह लो जुड़वा लोग जो हैं, वो एटलीस्ट 3 4 मिनट का टाइम लेंगे। तो हो सकता है कि किसी को अश्विनी का नक्षत्र मिल जाए, किसी को भरणी का मिल जाए, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो ऑल टुगेदर जो है वो चेंज हो जाएगी एक दूसरे से। एक जो है वो अकेले रहना पसंद करेगा, एक को पूरी मौज मस्ती पसंद होगी, और उसकी लाइफ जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन होगी। तो ये था हमारा जो डिस्क्रिप्शन आपको बताने का कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत इजीली सबके बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सकती है, और कोर्स की डिटेल्स भी आपको मैंने बता दी हैं। अब किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप अपने कोर्स के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल कोर्स से रिलेटेड, या जो आज हमने पढ़ा कुछ नहीं समझ में आया, वो भी आप पूछ सकते हो, नो इश्यूज। आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम जो है क्लास एंड करते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से, जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्शन करना सीखना चाहते हो। तो चलिए, विद दिस, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग अस टाइम। सी यू इन द क्लास और इन सम अदर वेबिनार. Till then, goodbye. God bless you all. Welcome.